बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी और मैंने अपनी ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की जो बुक है BS मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पब्लिश की। आप में से कोई स्टूडेंट अगर इस बुक को परचेज़ करना चाहता है तो मैं अभी कॉन्टैक्ट अपना शेयर कर दूंगा, वो उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। इस बुक में आपको आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो इंशाल्लाह ये बुक जो है उस क्राइटेरिया को मीट करेगी। इसके अलावा मैंने इसमें 100+ सोल्व प्रॉब्लम जो हैं वो शेयर की हैं, एक्सरसाइजेज़ अलहदा हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके जो 5 साल पेपर हैं वो भी लास्ट 5 ईयर जो 5 साल पेपर हैं वो सोल्व आपको मिलेंगे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के हवाले से आज के लेक्चर में मैं एक दो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा वो ये है, कहते जी कि शो डैट नो कैंसिलेशन इज़ पॉसिबल इन द फ्रैक्शन a1 + a2 ओवर b1 + b2 इफ़ a1 × b2 माइनस a2 × b1 बराबर होगा ±1 के। प्रॉपर्टी का प्रूफ समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दूं कि कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर एक्चुअली अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपको इस तरह देखें नज़र आती है इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2। आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1। कहता है कि अगर ये डिटर्मिनेंट आपको ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में भी लिख के दिया जा सकता है। अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर ±1 के बराबर हो तो फिर ये जो फ्रैक्शन बनती है जिसमें ऊपर लिखे हैं a1 और a2 और नीचे लिखे हैं b1 b2 का सम, इनमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती, यानी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2/6 है तो इन दोनों की कैंसिलेशन कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा 1/3। तो 2 जो है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऊपर 3 लिखा है नीचे आपके पास 7 लिखा है तो 3 और 7 में एक ही चीज़ कॉमन है, डैट इज़ 1, ठीक है। तो इनमें कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो ये बताना चाह रहा है। अच्छा, अब आप इस चीज़ को चेक करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर a1 a2 b1 b2 कुछ नंबर लेट करके आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं जी, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा 5 5 6 4, ठीक है। आप इसका डिटरमिनेंट चेक करके देख लें, आंसर आता है 1 के बराबर, ठीक है। अब आप यहाँ पर a1 a2 b1 b2 जो आपको नज़र आ रहे हैं उनको लेकर चलें, तो ये वाली फ्रैक्शन को ज़रा सोल्व करके देखें क्या फ्रैक्शन में कटिंग होती है। ऊपर लिखा है a1 + a2, तो मेरे यहाँ पर a1 5 है और a2 जो है वो 6 है, यानी ऊपर वाले नंबर a को शो कर रहे हैं और नीचे वाले नंबर b को शो कर रहे हैं। तो ऊपर बनेगा 5 + 6 11, नीचे आएगा 9। आप बताएं 9 और 11 में कौन सी चीज़ कॉमन है सिर्फ सिवाय 1 के। तो आप इसको कटिंग नहीं कर सकते, इनमें फ्रैक्शन में मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ही मज़ीद अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं मज़ीद और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया मैंने 16 × 2 और यहाँ लिख दिया 11 × 3। इस मरतबा आप डिटर्मिनेंट निकाल कर देख लें, आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा -1 के बराबर। इस मरतबा आप ऊपर वाले नंबरों को प्लस करें, ये आ जाएगा 16 + 3 और नीचे आएगा 11 + 2। ऊपर बनता है 19 और नीचे आ जाएगा 13। तो आप देख लें 19 ओवर 13 में कोई चीज़ कटिंग नहीं है, मज़ीद इसे कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल नंबरों की शक्ल में आपको समझाने का तरीक़ाकार। अब हमने यहाँ पर इसको जर्नली प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर में है बेटा, वो आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन और जीसीडी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मैं फिर थोड़ा सा एक मतलब रिपीट कर देता हूँ। हम कहते हैं कि x जो है वो y को डिवाइड करता है, दिस शोज x डिवाइड y, x y को डिवाइड करता है। अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर k मिले सच डैट कि आप y को लिख सकें ऐसे y = k टाइम x, ठीक है। ये मैं तमाम बातें अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन जस्ट सिर्फ आपको यहाँ पर आसानी के लिए कि जब भी आपने 2 नंबरों को डिवाइड करना है तो दूसरा नंबर पहले पर डिवाइड होगा। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर k मिल जाए कि आप उसको ऐसे लिख लें y = kx। दूसरा नंबर यहाँ पर ये सेकंड नंबर है
यहाँ पर x जो है वो आपका फर्स्ट नंबर है और k जो है वो इंटीजर है, ठीक है। और दूसरी इस चीज़ को कन्वर्सली भी आपने याद रखना है। अगर ये इक्वेशन की शक्ल में लिखा होगा तो फिर आपने इसको इस तरह डिवीजन की शक्ल में भी याद रखना है कि मतलब लिखा हो y = kx और मैं कहूँ कि क्या इसको डिवीजन की शक्ल में कैसे लिखना चाहिए, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि x के साथ k लिखा हुआ है तो इसका मतलब x डिवाइड करेगा y को, ना कि y डिवाइड करेगा x को, ठीक है। दूसरी बात, GCD की डेफिनेशन, दो नंबरों के दरमियान GCD, अगर मेरे पास दो नंबर हैं A और B, इन दोनों का GCD अगर D है तो GCD जो है वो एक ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी एक ऐसा नंबर है जो कि A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड करेगा और वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। चलें जी, अब मेरी बात सुने, मैंने ये प्रूव करना है कि इस फ्रैक्शन में मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी मज़ीद इसको कटिंग नहीं कर सकते। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं आपको कहता हूँ कि 2 और 3 में मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो GCD है किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि A1 + A2 ओवर B1 + B2 इनके दरमियान मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये प्रूव करूँगा कि इन दोनों का एक GCD D लेट करूँगा। तो मैंने इन दोनों A1 + A2 और B1 + B2 इन दोनों नंबरों का GCD ले लिया D, और एट दी एंड मैं ये प्रूव करूँगा कि यहाँ पर जो आपका GCD D है वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर होगा, सही है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान हमें GCD लेना पड़ेगा। तो मैंने लेट कर लिया कि इन दोनों का GCD D के बराबर है। GCD की जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि GCD क्या कहता है, GCD एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों नंबरों को सेपरेटली डिवाइड करेगा। तो D डिवाइड करेगा A1 + A2 को भी और D डिवाइड करेगा बेटा B1 + B2 को भी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बता दिया कि x जब y को डिवाइड करता है तो फिर क्या होता है, एक इंटीजर मिलेगा आपको। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k1 एंड k2, एक पॉजिटिव इंटीजर इसके लिए निकलेगा और एक पॉजिटिव इंटीजर b वाली नंबरों के लिए निकलेगा। तो k1 मिलेगा आपको कैसे, जिसको डिवाइड किया है वो लिखा A1 + A2, जिस पर डिवाइड किया है D पर वो लिखा और ये k1 मिल गया इसके साथ। इसी तरह ही फिर नीचे आए B1 + B2, जिसको डिवाइड किया है, जिस पर डिवाइड किया है वो D आ गया और साथ इसके साथ क्या लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर k2। आपको ये चीज़ें अगर फिंगर टिप्स पर याद हैं, GCD की डेफिनेशन और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, तो ये कुछ भी नहीं है आपके पास। अच्छा, अब बेटा यहाँ से आपने या तो A1 की वैल्यू निकाल लें या A2 की वैल्यू निकाल लें। इसी तरह यहाँ से आप B1 की या B2 में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी मर्ज़ी है। करना क्या चाह रहा हूँ, अगली मरतबा वैल्यू निकाल कर मैंने ये चीज़ निकालनी है, ये वाला सारा हिस्सा निकालना है, A1 × B2 और A2 × B1। तो मैंने यहाँ से A1 की वैल्यू निकाली, A1 की वैल्यू आएगी k1D - A2। इसी तरह यहाँ से मैं B1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आएगी k2D - B2। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब अकॉर्डिंग टू जो हमने प्रूव करना है, A1 के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, B2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई 1/B2 एंड 2/A2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, और बाद में इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, ये A1 को B2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -A2 को B1 से, और इसकी जो राइट हैंड साइड है ये सारी, इसको मैंने B2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, और इस सारी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A2 के साथ, तो ये सारी एक्सप्रेशन आ गई। B2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा k1B2 × D - A2 × B2 माइनस k2 × A2 × D माइनस प्लस B2 × A2। अब जो k वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लें, ठीक है। तो यहाँ से ये पहली रकम और ये तीसरी रकम जो है, इनमें से आप कॉमन निकाल लेंगे k को, सॉरी D को। तो ये आ जाएगा k1 × B2 और यहाँ से आ जाएगा -k2 × A2, और आप ये देखें ये वाली दो वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद मुझे यहाँ से चाहिए ये वाली जो इसकी लेफ़्ट साइड है, A1 × B2 - A2 × B1, ये किसके बराबर है, ये +-1 के बराबर है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया +-1, ठीक है। और साथ ये सारी चीज़ ऐसे की ऐसी आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर D के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा +-1 × k1B2 - k2 A1, ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने इसको दो हिस्से बना लिए, एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई जिसमें ऊपर 1 लिख लिया और इधर मैंने -1 लिख लिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, केस नंबर 1, राइट हैंड साइड ऑफ 3 शो डैट 1 इज़ डिविजिबल बाय k1B2 - k2 A1। आप इसकी 3 की राइट साइड पर डिवाइड करें, 3 ये 3 की राइट साइड है, इसको देखें तो नज़र आ रहा है कि 1 जो है वो इस नंबर पर डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद आंसर किसके बराबर आता है, D के बराबर। और D कौन है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ लिखा हो पॉजिटिव इंटीजर और एक तरफ यहाँ पर सम x और y लिखे हों, ये कब पॉसिबल है कि ये इसको डिवाइड करे और आंसर, और यहाँ पर लिखा हो ऊपर x = 1 लिखा हो और नीचे आपने देखना है
कि 1 को कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा लेकिन आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर y क्या होना चाहिए, y यहाँ पर 1 ही हो सकता है। 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और आंसर पॉजिटिव लेके आ सकता है, सही है, इंटीजर में। दिस इज़ पॉसिबल कि ये सारी चीज़ 1 के बराबर है, यानी यहाँ से डिनोमिनेटर जो निकला 1 के बराबर आ गया। सो इन दिस केस, इस केस में आपका जो d निकलेगा, d यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। सिमिलरली राइट हैंड साइड ऑफ 4, जो 4 की राइट हैंड साइड है ये वाली, 4 की राइट हैंड साइड में आप गौर करें, ऊपर लिखा है -1 और नीचे लिखा है एक नंबर ये, और आंसर डिवाइड करने के बाद d के बराबर है और d फिर पॉजिटिव इंटीजर है। अब मुझे बताएं -1 को किस पर डिवाइड करें, ऐसा कौन सा y रखें कि आंसर फिर एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो आप जानते हैं -1 को आप यहाँ पर -1 पर डिवाइड करें, अगर y की वैल्यू -1 रखें यहाँ पर, तो फिर ये आपके पास आंसर किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो राइट हैंड साइड ऑफ 4 शोज दैट -1 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज पॉसिबल कि अगर ये सारा -1 के बराबर है। सो इन दिस केस अगेन आपका d कितना निकलेगा, 1 के बराबर आ जाएगा। जब d 1 के बराबर आ गया तो दिस शोज दैट कि ये सारा GCD किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो अब मुझे बताएं कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि कैंसिलेशन कब पॉसिबल नहीं होती, जब दो नंबरों का GCD 1 के बराबर आ जाए। दिस शोज दैट a1 + a2 एंड b1 + b2 हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1, ठीक है, लिहाजा हैंस नो कैंसिलेशन इज़ पॉसिबल इन दी फ्रैक्शन। अगर ये चीज़, ये रिज़ल्ट हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला रिज़ल्ट ना लें हम, ऐसे फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है जी इसके दरमियान आंसर +-2 है, तो फिर कैंसिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पर 10 है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 बेटा कुछ इस तरह है, कहता है शो डैट अगर b a को डिवाइड करता है और c भी a को डिवाइड करता है और b और c दोनों का GCD 1 के बराबर है। मतलब क्या है कि b a को डिवाइड करता है और c भी a को डिवाइड करता है, यानी कि b और c a के कॉमन डिवाइज़र हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ b की वैल्यू हम 3 रख लें, c की वैल्यू 4 लेट कर लें, और अगली बात ये है कि यहाँ पर a हम 12 रख लेते हैं। तो आप चेक करें कि b और c दोनों a को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर जो अगली है, उसने ये भी कहा है कि b और c दोनों का GCD 1 के बराबर है। तो आप चेक कर लें कि b यानी कि 3 और c 4 है, इन दोनों का GCD 1 के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट आपने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा ना, b इंटू सी, ये a को डिवाइड करेगा और a क्या है 12, तो 12 को डिवाइड करता है। आप a चाहे यहाँ पर 72 रख लें या इनका मल्टीपल 12 का कोई मल्टीपल रख लें, 24 रख लें, वो कुछ भी रख सकते हैं। नहीं जी, सिंस b a को डिवाइड करता है और c a को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, इसको प्रूव करने के लिए हमने करना क्या होगा, रिज़ल्ट कैसे बनाना होगा। देखो, आपने प्रूफ ये करना है कि BC जो है वो a को डिवाइड करता है। इसका मतलब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर k तलाश करना पड़ेगा, सच डैट कि मैं इसको ऐसे लिखूँगा a बराबर है k टाइम BC के, ऐसे ही है ना। ये मेरा आखिरी टारगेट होना चाहिए कि a मैं इस तरह दिखाना चाहता हूँ कि a जो है वो सम k इंटू BC के बराबर है, सम k इंटू BC के बराबर है। चलें, अब चूँकि मैंने लिखा b a को भी डिवाइड करता है, c भी a को डिवाइड करता है, तो आपको इंटीजर मिलेंगे k1 और k2 सच डैट ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैं लिखूँगा a इक्वल है b टाइम k1 के, और यहाँ से लिखूँगा a इक्वल है c टाइम k2 के। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये a है और यहाँ पर भी a के बराबर है, तो मैंने लिखा बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट कर लिया। इधर लिखा bk1 और इधर आ गया ck2। अब अगली बात गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसे कह सकता हूँ कि जो c है वो b टाइम k1 को डिवाइड कर रहा है। कैसे भला भाई, ये देखो ना, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यही है ना, अगर x y को डिवाइड करता है तो आपको एक इंटीजर k मिलेगा कि y बराबर है k टाइम x के, ठीक है। तो अब आप ज़रा गौर करो कि इधर, अब इधर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक नंबर ही लिखा हो, इधर 2 लिखे हैं, कोई मसला नहीं। ये c हो गया, ये मेरे पास एक इंटीजर k हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको छोड़ देता हूँ तो मुझे बताओ c, मैं लिख सकता हूँ कि c डिवाइड करेगा इस राइट साइड को, तो c डिवाइड करेगा bk1 को किस इंटीजर के लिए, k2 के लिए। अब अगली बात देखिएगा, यहाँ से मैं b2 को ख़त्म कर रहा हूँ, वो क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, याद रखें जब भी आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो कि यहाँ पर ये दोनों नंबर जो हैं रिलेटिवली प्राइम है, यानी इनका GCD 1 के बराबर है, तो फिर c ने जारी सी बात है b को तो डिवाइड करना नहीं है क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर c जो है सिर्फ k1 को डिवाइड कर रहा होगा। नहीं समझे बात को, ये देखें ज़रा, आप लिखते हैं कि c यहाँ पर 4 है, 4 डिवाइड कर रहा है b इंटू k1 को। b कौन है, b यहाँ पर है 3,
3 × K1 आप कुछ भी रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें लिखा गया ये है कि B इस सारी चीज़ को प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। अब B सारे प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो B4 है ये 3 को तो डिवाइड नहीं ना कर रहा, B3 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि फिर बात यही निकलती है कि B यानी 4 सिर्फ K1 को डिवाइड करता है, सिर्फ K1 को डिवाइड करता है। आप K1 की कोई वैल्यू लेट कर लें, K1 मिसाल के तौर पर 10 के बराबर रख लेते हैं, तो आप देख लें यहाँ पर लिखूँगा 4 डिवाइड करता है 3 × 10 को। अब इन दोनों का GCD 1 के बराबर है, तो 4 3 को तो डिवाइड नहीं करने वाला, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक होगी कि मैंने प्रोडक्ट ऐसा उठाना है कि 4 डिवाइड करे उस प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर 8 रख लेता हूँ। तो 3 8 24, अब 24 को डिवाइड करेगा, 24 में से ये 3 को डिवाइड नहीं करता, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि 4 8 को लाजमी डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप देखें कि ये इस तरह मैं आसान करके लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा A डिवाइड करता है B × C को, लेकिन A और B का जो GCD है अगर वो 1 के बराबर है तो फिर एक ही बात है कि A C को डिवाइड करता होगा, बस सिंपल सी बात है। तो C ने यहाँ पर K1 को डिवाइड कर दिया। अब अगर फिर डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, K1 अगर डिवाइड होता है C के ऊपर तो फिर आपको एक इंटीजर K3 मिलेगा, तो K1 को लिखा जा सकता है C टाइम K3। K1 की इस वैल्यू को उठाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, पहले लिखा है A, फिर आगे लिखा है B, फिर आगे लिखा है K1 की वैल्यू आ गई CK3, ठीक है। तो अब क्या इसको ये क्वेश्चन की शक्ल में है, इसको ज़रा डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में लिखें तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। दिस शोज़ डैट कि BC डिवाइड करता है A को किस इंटीजर के लिए, K3 के लिए। बस आपने बेटा यही बात याद रखनी है, जो ये डेफिनेशन है ये दोनों तरफ से आपको याद होनी चाहिए। अगर x y को डिवाइड करेगा तो फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, और अगर y = kx लिखा तो फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म हुआ। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ में से पेपर में लाजमन आता होता है प्रूफ, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।